नुपुर शर्मा का निष्कासन, नुपुर शर्मा का ये कहना 2024 के लिए भाजपा को बहुत कुछ दे के जाएगा। 6.38 लाख करोड़ है सिर्फ 4 देशों से गल्फ के जो भारत में पैसा आया। हमारे राजदूत फ्रिंज एलिमेंट कहता है, अरे गहरे नत्थु खैरे कहता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की अपनी इज्जत क्या रह गई। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, वो एक सेलिब्रिटी हो गई है। सारा मुस्लिम देश एक होके यदि पैगंबर जी के लिए एक होते हैं तो उसका एक मैसेज भारत में देने का प्रयास हो रहा है। यदि मुसलमान एक हो सकते हैं तो हम हिंदू क्यों नहीं एक हो सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता भी है, और इस बार तुलेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक चैनल पे मोहम्मद पैगंबर जी के शान में कुछ गलत बात बोल दी। उसके बाद एक पूरे देश में विरोध की लहर उठी, और जैसे ही इस विरोध की लहर उठी उसी के बीच 31 मई को एक इंटरव्यू उनका रिलीज़ होता है कि यूट्यूब पे। उसमें नुपुर शर्मा कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और प्रधानमंत्री कार्यालय मेरे साथ है, मेरे संपर्क में है। अमित शाह जी ने मुझे कहा कि वो मेरे साथ है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फ़ोन करके मुझे कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौरव भाटिया का मैं धन्यवाद देती हूँ कि गौरव भाटिया खुल के मेरे साथ आ गए। और उसके बाद फिर जब विदेशों तक की बात चली गई और विश्व के तमाम मुस्लिम देशों ने जब भारतीय राजदूतों को बुला कर हड़काना शुरू कर दिया, तब जाके सरकार को ये लगा कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है। आनन फानन में एक प्रेस विज्ञप्ति आई भारतीय जनता पार्टी से। उनमें ये कहा गया कि नुपुर शर्मा को निलंबन किया जाता है पार्टी से। एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, उन्होंने नोटिस इशू किया है। अब उनके ऊपर इंक्वायरी होके उनके भविष्य के बारे में तय होगा। दूसरे जो प्रवक्ता थे नवीन जिंदल, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन किया है। सभी मुस्लिम देशों ने इसका स्वागत किया। उसके बाद हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो इस लिपापोती में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो छवि है उसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि उसी के ठीक 3-4 दिन पहले अमेरिका से एक रिलीजन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आई थी कि स्वतंत्रता अपनी धर्म को लेके कितनी हर देश में है। उसमें भारत का रैंकिंग बहुत नीचे था, और भारत को बुरी तरह से लताड़ा गया था कि आपके यहाँ आप खाने पे, पहनने पे, आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को अपने धर्म के अनुसार जीने के लिए माइनॉरिटीज़ को बहुत परेशान करते हैं। इसको लेकर हमारा विदेश मंत्रालय अमेरिका को पूछ रहा था कि आपके यहाँ भी वर्ण भेद बहुत है, आपके यहाँ भी गोलीबारियाँ होती है, तो आप हमको नसीहत ना दें। लेकिन ये मुस्लिम देशों के इस विरोध के बाद कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट को बल मिलता है, और फिर विश्व के स्तर पर यूनाइटेड नेशन से लेके यहाँ तक तालिबान तक, वो तक भारत को समझाने लगा। ये स्थिति आ गई। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ जब भारत की अनबन चल रही थी तो इस सरकार ने बड़े अथक प्रयासों से कई मुस्लिम देशों को पाकिस्तान से अलग करके अपने साथ जोड़ा था, और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अकेला पड़ गया था। इस विरोध के कारण पूरे पाकिस्तान के साथ वो लोग आते नज़र आते हैं। हमारे देश के लिए ये ठीक नहीं है। उसके बाद हमारा खासकर खाड़ी देशों से एक अलग संबंध है। आज से नहीं, सिंधु हज़ारों साल पहले से, जब सिंधु संस्कृति थी हमारी, तब से लेके खाड़ी देशों के साथ हमारे व्यापार है। लेकिन इस बार हमारे यहाँ करीब 19 लाख करोड़ पैसा ये खाड़ी देशों से भारत में आता है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रेमिटेंस है। जो भारत के लोग जाते हैं बाहर, वो जो पिछले 2-3 साल का जो आंकड़ा है वो 19 लाख करोड़ है, जो देश के बजट के बराबर है। उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा जो निर्यात है वो गल्फ देशों को है। हमारे यहाँ से करोड़ों लोग गल्फ देशों में काम करते हैं। फिर ये विरोध के बाद, नुपुर शर्मा के इस वक्तव्य के बाद, वहाँ एक ऐसा विरोध होने लगा कि भारतीय वस्तुओं का बाइकआउट करो, भारतीयों को वापस भेजो। यदि गल्फ से भारत वापस आते हैं तो आप इस मुगालते में मत रहिए कि वहाँ फिर कोई जाएगा नहीं।
कई मुस्लिम देश हैं, बांग्लादेश से लेके फिलीपींस, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जैसे भारतीय वहाँ से निकाले जाएंगे उनकी जगह लेने के लिए लोग वहाँ उतारू है। ऐसे में जहाँ हमारे यहाँ बेरोज़गारी का एक ऐसा आलम है जिसको सरकार पसीना आ रहा है, सरकार को संभालते संभालते हैं करोड़ों लोग बेरोज़गार होकर इस देश में आएंगे, तो हम क्या करेंगे? इतना जो पैसा हमारे गल्फ से आता है क्या करेंगे? ये जो गल्फ से पैसा आता है, यदि 2019-20 का एक आंकड़ा यदि मैं देखूँ तो वो 6.38 लाख करोड़ है, सिर्फ 4 देशों से गल्फ के जो भारत में पैसा आया। उनमें से 59% मतलब करीब करीब 60% पैसा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल में आता है। यानी इन 3 राज्यों की भी इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ सकता है ये भी आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिससे भारत सरकार बहुत आतंकित हो गई। और आनन फानन में हमारे जो कतर के राजदूत हैं उन्होंने तो बहुत बेहतरीन उदाहरण जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार का वक्तव्य नहीं है, भारत सरकार सर्वधर्म को बहुत इज्जत से और प्यार से रखता है। हाँ, देर आर फ्रेजाइल फ्रिंज एलिमेंट्स, हमारे यहाँ कुछ गिने चुने गिरे हुए लोग हैं जो ये बातें करते हैं। अब विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल कहने वाली भाजपा यदि उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता को हमारे राजदूत फ्रिंज एलिमेंट कहता है, ऐरे गहरे नत्थु खैरे कहता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की अपनी इज्जत क्या रह गई होगी। और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को तोड़ रहा था कि वो अपने प्रवक्ता को डिफेंड भी नहीं कर पाए। ये प्रवक्ता ऐसे बोलते क्यों हैं? 2014 के बाद हमने देखा प्रवक्ताओं की एक फ़ौज चालू हो गई है जो बदतमीज़ी से पेश आना और सामने वालों को अपमानित करना, ये अपना USP समझते हैं, यही उनकी एक क्वालिटी है। इसीलिए संबित पात्रा, गौरव भाटिया जैसे छिछोरे लोग भी फिर प्रवक्ता बन के पार्टी के आपको टेलीविज़न डिबेट्स में देते हैं, जो सब्जेक्ट पे बात करना पसंद नहीं करते, सवाल पूछने पे इरिटेट होते हैं, सवाल पूछने वाले के व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने हमेशा टेलीविज़न चैनल पे देखी होगी। सार्थक बहस जिसको कहते हैं वो करना नहीं चाहते। इस पूरे इशू के बाद एक जो बात उभर के आ गई, कई लोग जब हम ये कहते हैं कि ये मोहम्मद पैगम्बर के बारे में बोलना नहीं चाहिए था, मैं आपको याद दिला दूं, फ्रांस में एक वीकली मैगजीन थी, उसमें एक कार्टून छपा था मोहम्मद पैगम्बर जी को लेके, उसके बाद वहाँ वो बैन हो गई मैगजीन। उसके बाद हमारे देश में उस इशू पे एक आर्टिकल लिखा गया, बहुत बड़े पत्रकार थे देश के, आलोक तोमर जनसत्ता के थे, जाने जाते थे रिपोर्टिंग के लिए। उन्होंने गलती से या एक अननोइंगली उन्होंने उस आर्टिकल में वो कार्टून फिर से छापा और उन्हें भी जेल जाना पड़ा। लोग ये कहते हैं, मैं स्वयं हिंदू हूँ, मैं मेरे धर्म को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं उनसे ज़्यादा ही मैं धर्म समझता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता लिखता हूँ, ऐसा मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। मैंने ऐसा कोई लिटरेचर नहीं देखा मुस्लिम समाज का जिसमें मोहम्मद पैगंबर को लोग कुछ अपशब्द कहते हों, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कई लिटरेचर है जहाँ हिंदू धर्म में ही अपने ही भगवान को कोसते हुए लोग नज़र आते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप YouTube पे जाकर महाभारत का एक एपिसोड देखें जिसमें शिशुपाल की हत्या होती है, तो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता कही थी, इतने महान और सबसे बड़ा जो अवतार पुरुष माना जाता है वो भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, तो वो युग पुरुष कहा जाता है उनको वो गाली देते हुए दिखाई देता है। रावण और राम के भी वार्तालाप के बीच में भी कई राम को लेके अपशब्द कहे जाते हैं। यहाँ तक वर्तमान में जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है, और जब जगन्नाथ जब निकलते हैं अपने मौसी के घर अपने वहाँ से, तो एक रथ पे चलते हैं, और यदि रथ बीच में रुकता है तो रथ खींचने वाले भक्तगण भगवान को गाली देके बोलते हैं कि जा मौसी के घर जा, और गालियों का प्रचलन वहाँ पे है। तो हिंदू धर्म बहुत विस्तृत धर्म है। यहाँ पे शिव जी की और विष्णु की भी कई बार युद्ध होते हैं, हमारे पुराणों में हमने देखा है। तो ये तमाम बातें इस बात को दर्शाती हैं कि यदि किसी ने कह दिया कि हमारे धर्म को किसी ने गाली दी, धर्म को गाली नहीं होती। ये आपको समझना होता है कि आगे वाले ने क्या बोला। नुपुर शर्मा का कहना है कि मैंने वही कोट किया जो किताबों में छपा था। किताबों में क्या छपा है और आपने क्या उसको कोट किया, आप कितना समझ पाई, क्या आप पर्शियन जानती है, क्या उर्दू जानती है, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी होगी। आप एक ऐसे आदमी को कोट करती है जिसे ऑलरेडी देश ने काला दे दिया है।
तो देश निकाला दिए हुए आदमी को कोट करने से क्या मतलब है। मेरा फिर से ये कहना है कि किसी भी धर्म के लिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, उस धर्म के लिए आप यदि आप शब्द कहेंगे तो धार्मिक भावनाएं, कितना भी छोटा धर्म क्यों न भी हो, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम ना हो, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आलोचना करना क्या ज़रूरी है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इन पूरे इशू पे जो मैं आज मुख्य बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि मुस्लिम देशों के सामने भले ही सरकार झुकती हुई नज़र आती होगी, सरकार को कुछ लोग सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लताड़ते नज़र आते होंगे, हमारे जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रवक्ताओं को आपने खुला क्यों छोड़ दिया और ये हिंदू मुसलमान कब तक करोगे। लेकिन 2024 के चुनाव की रणनीति यदि देखा जाए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति में सफल हुई है, क्योंकि जैसे ही पूरे विश्व के मुस्लिम देश एक होके मोहम्मद पैगंबर के अपमान के लिए भारत पर टूट पड़े, उसी को एक बहुत बड़ा तबका भारत का मुसलमान विरुद्ध हिंदू, मुस्लिम विरुद्ध हिंदू करने का प्रयास कर रहा है और इससे बहुत ज़्यादा वो स्कोर कर रहे हैं। नुपुर शर्मा पे जो एक्शन लिया, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, वो एक सेलिब्रिटी हो गई है और तमाम वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं वो नुपुर शर्मा के समर्थन में खुलेआम यदि सोशल मीडिया पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये वैसा ही वक्तव्य हुआ जैसा मोहन भागवत जी का था कि किसी भी मस्जिद में आप अब और शिवलिंग ढूंढने का प्रयास न करें और साथ में जो लोग करते हैं उन्हें रोका भी नहीं जाता। तो कुल मिलाकर मुस्लिम सारे देशों को जो एकीकरण हुआ और सारा मुस्लिम देश एक होके यदि पैगंबर जी के लिए एक होते हैं तो उसका एक मैसेज भारत में देने का प्रयास हो रहा है। यदि मुसलमान एक हो सकते हैं तो हम हिंदू क्यों नहीं एक हो सकते। हमें हिंदुओं को एक होके हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी को 2024 में वापस लाना है। ये नरेशन एक अंडर करंट की तरह पूरे देश में फैल रहा है और ये बहुत चिंता का विषय है, कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए जो हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। रही बात ये जो लगातार लोग कहते हैं कि भाई जिंदल साहब को भी 6 महीने के लिए निष्कासन किया, इससे ज़्यादा महिमा मंडित होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई निष्कासन किए हैं और ऐसे कई निष्कासन वापस भी लिए हैं। 2017 में यूपी के बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने मायावती पे एक टिप्पणी की थी कि वेश्या भी ऐसा मोल भाव नहीं करते जैसा मायावती करती है। उसके बाद बहुत बवाल हुआ, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और 24 घंटे में उनके कथन के बाद 6 साल के लिए उन्हें निष्कासन किया गया। लेकिन उनके निष्कासन के तुरंत बाद जो चुनाव हुए उसमें उनके पत्नी को टिकट दिया गया, पत्नी मंत्री बनी और फिर 1 साल के अंदर उनका भी निष्कासन वापस होने लगा। मानो कि मायावती को जो उन्होंने अपशब्द कहे थे वो माफ़ हो गए और फिर वो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक उत्तराखंड का उदाहरण है कि उत्तराखंड में एक विधायक थे, वो मुंह पर प्रणव सिंह चैंपियन, वो अपने दोनों हाथों में और मुंह में रिवॉल्वर लेके डांस कर रहे थे। उसके बाद पार्टी बहुत जब हंगामा हो गया सोशल मीडिया पे, जब ट्रोल हुए तो पार्टी ने उनको निष्कासन कर दिया 6 साल के लिए और 1 साल में उसको वापस कर दिया। तो ये निष्कासन करना, वापस करना, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, ये कोई इतना सीरियस मामला नहीं है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी वाकई चाहती है कि सभी धर्मों का सम्मान करती है, क्योंकि जो अरुण सिंह ने जो पत्र लिखा है, निष्कासन का जो पत्र गया है, उस पत्र में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, पार्टी का संविधान, उसमें रूल नंबर 10A ये कहता है कि पार्टी के लाइन के खिलाफ या पार्टी के सोच और फिलॉसफी के खिलाफ यदि कोई जाता है तो उसे पार्टी से निष्कासन किया जाता है। और पार्टी का सोच ये नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को गाली दे, पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी सद्धर्मों को साथ में लेके चलती है। यदि ये बोलते हैं तो ये रूल नंबर 10A कब आया, ये अरुण सिंह को मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि परवेश वर्मा ने जब ये कहा था कि शाहीन बाग वाले जो प्रोटेस्टर्स हैं मुसलमान, उनके ऊपर बलात्कार करके गोली मार देनी चाहिए उन महिलाओं पे, तब ये रूल नंबर 10A कहाँ था? और यदि वो था तो फिर क्या परवेश वर्मा सही थे? और यदि परवेश वर्मा गलत थे तो उनका निष्कासन क्यों नहीं हुआ? और यदि सही थे तो क्या मुस्लिम महिलाओं पे बलात्कार करना, रेप और गोली मारना,
ये भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है। मैं नहीं मानता कि ये भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, क्योंकि मैंने ये भारतीय जनता पार्टी खुशाभाऊ ठाकरे के अध्यक्षता में देखी, मैंने अटल जी आडवाणी जी का वो युग देखा, तब मैं दिल्ली में ही था, पत्रकारिता कर रहा था, तो मैंने उस भारतीय जनता पार्टी के नींव को देखा है। भारतीय जनता पार्टी प्रो हिंदू हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे धर्म का इतना बुरी तरह से, जो परवेश वर्मा ने कहा, उस लेवल पे तो नहीं जा सकती। लेकिन कई बार अपना जो संविधान है वो समय समय पे हम दिखाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी दूसरी बार आए थे लोकसभा में, तो उन्होंने तो संविधान को नतमस्तक हो गया था। पूरे विश्व में जब जाते हैं तो हम संविधान के हिसाब से बात करते हैं। जब भारत देश में जब अपने को राज करना होता है, उस संविधान को हम तिजोरी में रख देते हैं। ये हमने बोलना का एक कहने की बात अलग अलग देखी है। कथनी और करनी में फ़र्क, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं, ये हमने सुना था। और हमारे देश की सरकार हाथी से कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्या अपने प्रवक्ता को लगाम कस पाएगी? भारतीय जनता पार्टी में जिस हिसाब से नुपुर शर्मा और नवीन के लिए एक समर्थन में लोग उतर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस पर एक्शन लेगी। प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, क्या प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री का बोलना भी मजाक हो जाता है। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को महिमा मंडित करने वाली सांसद जब सामने वो किस्सा आया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं दिल से कभी जीवन भर इसको माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन वो महिला आज भी बरकरार है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक इंदौर में एक बल्ले से जब इंजीनियर को मारते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये लोग पार्टी में ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, इनका क्या काम है? लेकिन वो आज भी पार्टी में बरकरार है और वही बल्ले के साथ। प्रधानमंत्री फिर शायद सिर्फ लिप सर्विस करते हैं। समय को जब इशू बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको टालने के लिए शायद ये कहना उनके लिए सुविधाजनक है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर भाजपा का नहीं होगा। नुपुर शर्मा का निष्कासन, नुपुर शर्मा का ये कहना 2024 के लिए भाजपा को बहुत कुछ दे के जाएगा। जितना मुस्लिम देश विश्व स्तर पे भारत के खिलाफ इस मुहिम, इस इशू पे होगा, उतना ही ये हिंदू का देश में पोलराइजेशन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेस नज़र आ रहे हैं। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंदू वॉइस।